हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स थे जिनके द्वारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस किया गया। बॉर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, समरफील्ड मॉडल, और उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास थ्योरी थी एक्सप्लेन करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर के एटम के स्ट्रक्चर को। नाउ हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर नया टॉपिक आता है, फोर्सेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में वे कौन से फोर्सेस हैं जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक ही चार्ज वाले पार्टिकल्स को एक साथ उस स्मॉल एरिया में कंटेन करके रखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं forces existing in the nucleus. As we know, the nucleus contains positively charged protons and the neutrons. Collectively, these are called as nucleons. So, the nucleus is positively charged due to the presence of positively charged protons in the nucleus. Because the neutron have no charge, it is electrically neutral. So, because of positively charged proton, nucleus is positively charged. Now, there are a lot of protons and neutrons present in the nucleus, in which way these same charged particle exist in the nucleus. There are two types of forces applicable in the nucleus which holds the neutron proton in the nucleus together. These are two types of nuclear forces are इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये हमारा रिपल्सिव फोर्सेस भी हो कहे जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। एंड सेकेंड इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस। सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि सेम चार्ज सारे प्रोटॉनों पर है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज एक प्रोटॉन और दूसरे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के बीच रिपल्सन होगा। इन दोनों प्रोटॉन्स में जब रिपल्सन होगा तो वो उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। बट दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगे जो यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है। The force acting between two charged particles is called an electrostatic force, whether it is positively charged, negatively charged or न्यूट्रल स्पेसीज। जब भी दो चार्ज स्पेसीज के बीच कोई फोर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वो यहाँ पर चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, चाहे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो और चाहे न्यूट्रल पार्टिकल हो। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बट जब कोई दो सेम चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एप्लीकेबल होता है तब वहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वी नो यहाँ पर न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चूँकि यहाँ पर केवल पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
तो अप्लीकेबल होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, बट बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज दिस विल बी द रिपल्सिव फोर्सेस। ये रिपल्सिव फोर्सेस यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे से पार आने से रोकता है, वो एक दूसरे को दूर रखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर संभवतः न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो एक दूसरे को पास आने से रोकता है। इस तरीके से यहाँ पर दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। बट यहाँ पर ये जो फोर्सेज होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेज होते हैं। Thus the magnitude of these electrostatic forces is inversely proportional to the distance between the particles। जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों पार्टिकल की डिस्टेंस के। एज वेल एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द electrostatic force decreases, and as well as distance decreases the electrostatic force increases, because यहाँ पर आप दो सेम चार्ज के पार्टिकल को देख रहे हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स कहलाए। एंड ड्यू टू विच दिस फोर्स इज लार्ज इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं और लार्ज इन मैग्नीट्यूड हैं, एंड इनवर्सली proportional to the distance between two particles। दो पार्टिकल्स के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज हम यहाँ पर कह सकते हैं मोर इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग। दैट इज मोर इफेक्टिव और strong forces, very short range forces। These repulsive forces decreases the stability of nucleus। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं ये हमारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं, दैट इज अनस्टेबल बनाते हैं। Now the second is the attractive forces or the nuclear forces। अब हम यहाँ पर सेकेंडली यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं विदाउट ये कंसीडर किए कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन है या कोई और पार्टिकल है। हम यहाँ पर टोटली सभी पार्टिकल्स को एज न्यूट्रल कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच और न्यूट्रॉन के बीच में जो यहाँ पर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे अट्रैक्टिव फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस जो यहाँ किन्हीं दो पार्टिकल को यानी टू पार्टिकल को जो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस बाइंड अप करके रखते हैं, दैट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहलाते हैं। और चूंकि ये किन्हीं दो पार्टिकल को न्यूट्रॉन को भी बांध के रखते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को भी बांध कर रखते हैं और प्रोटॉन को भी एक दूसरे से बांध के रखते हैं, तो ये यहाँ पर दो पार्टिकल को बांधने के कारण अट्रैक्टिव फोर्सेस कहला रहे हैं। और इन अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ही इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, अर्थात दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्सेस फॉल्स ऑफ up to 0 at distance greater than 1.4 into 10 to the power -13 सेंटीमीटर। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये 0 तक पहुंच जाता है जब यहाँ पर ये डिस्टेंस इन्हीं दो पार्टिकल की 1.4 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर हो जाती है, अर्थात ये केवल इतनी ही डिस्टेंस तक कार्य करते हैं एंड आर रिफर्ड टू एज शॉर्ट रेंज फोर्सेस। और इसीलिए ये यहाँ पर शॉर्ट रेंज
फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये फोर्सेस हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, यहाँ पर ये इन्वर्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो हमारी थ्योरी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द न्यूक्लियर फोर्स वाली, तो यहाँ पर इसके बाद हमारी एक नई थ्योरी आती है जिसको हम मीज़ोन थ्योरी के नाम से जानते हैं। मीज़ोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, और न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करने के साथ साथ उसका 3 प्रकार का नेचर होता है। एक हमारे पास होता है पाई मीज़ोन, ये पाई मीज़ोन होता है, और इसको हम पॉजिटिव मीज़ोन जिसको हम प्लस पाई, और एक नेगेटिव मीज़ोन जिसको हम नेगेटिव पाई, और न्यूट्रल मीज़ोन 3 प्रकार से इसको कंसीडर करते हैं। और इस पर ये केवल पाई होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये 3 प्रकार के जो मीज़ोन पार्टिकल होते हैं, परहैप्स ये ही रेस्पॉन्सिबल है इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए, न्यूक्लियस में लाई कर रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ स्मॉल एरिया में कैप्चर करके रखने के लिए। तो आइए देखते हैं अब हम इसका अगला इफेक्ट कि किस प्रकार से ये फोर्सेस में एप्लीकेबल है मीज़ोन थ्योरी। In 1939, Japanese physicist Hideki Yukawa proposed a theory to explain the origin of nuclear forces which operate in the nucleus of an atom and keep the nucleons bound together. And according to this theory, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो सराउंडेड होते हैं मीज़ोन पार्टिकल के द्वारा। प्रोटॉन सराउंडेड बाय द नेगेटिव मीज़ोन एंड द न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय द पॉजिटिव मीज़ोन। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर यहाँ पर पाई नेगेटिव, ये इस प्रकार से पाई नेगेटिव हम जो नेगेटिव मीज़ोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और न्यूट्रॉन है हमारा, तो यहाँ पर ये +1 मीज़ोन, ये पॉजिटिव मीज़ोन, इस प्रकार से न्यूट्रॉन पॉजिटिव मीज़ोन और प्रोटॉन नेगेटिव मीज़ोन पार्टिकल के द्वारा सराउंडेड होते हैं। और यहाँ पर इंस्टेंटली, बहुत जल्दी से इंस्टेंटली और फॉर एन इंस्टेंट ये रिएक्शन इस प्रकार से होती है कि प्रोटॉन के साथ में नेगेटिव पाई मीज़ोन की रिएक्शन होती है। ये हमारे पास प्रोटॉन है 1p1, प्रोटॉन की जो रिएक्शन हो रही है नेगेटिव मीज़ोन मतलब यहाँ पर -1 पाई 0 पार्टिकल के साथ रिएक्शन होगी, और ये हमारा 0n1 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा यहाँ पर प्रोटॉन था। और सिमिलरली इस वे में हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन है जिसके चारों ओर सराउंडिंग में पाई मीज़ोन, पॉजिटिव मीज़ोन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा पॉजिटिव मीज़ोन इसके साथ रिएक्शन करेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया बाय द एडिशन ऑफ नेगेटिव मीज़ोन एंड द एक न्यूट्रॉन यहाँ पर पॉजिटिव मीज़ोन के एडिशन के बाद ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इंस्टेंटली ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और ये बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन है और ये हमारे पास इस प्रकार से एक्सचेंज हो रहा है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए इधर की ओर को नेगेटिव ये मीज़ोन पार्टिकल हमारा और इधर ऐड हो रहा है, और इधर की ओर हमारा न्यूट्रॉन से जब रिवर्स हो रहा है
तो पॉजिटिव मेसोन का एडिशन हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस में मेसोन थ्योरी के अकॉर्डिंग चलती रहती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है और न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो बैलेंस स्टेट में यहाँ पर न्यूक्लियस में एग्जिस्टेंस में रहते हैं। बट केवल यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच ही इस प्रकार से मेसोन थ्योरी के जो पॉजिटिव मेसोन है और निगेटिव मेसोन है यहाँ पर इसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारा इस दूसरी थ्योरी में भी मेसोन का एक्सचेंज होता है, जिसका हम बात कर रहे हैं कि वो मेसोन जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मेसोन। एक हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव मेसोन की, दूसरे निगेटिव मेसोन की, और तीसरा मेसोन पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये जब चार्ज नहीं होता है तो इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटॉन के बीच में भी पाई मेसोन जो न्यूट्रल है वो प्रोटॉन को बाइंड अप करके रखता है, और जो हमारा न्यूट्रल मेसोन है वो न्यूट्रॉन को भी इसी प्रकार से बाइंड अप करके रखता है। जैसे हमारे पास ये 1p1 है प्लस पाई 0 पाई, तो यहाँ पर ये इसको 1p1 में कन्वर्ट करके रखता है। इसी प्रकार से ये हमारे पास न्यूट्रॉन है और ये यहाँ पर न्यूट्रल मेसोन है, ये इसको 0n1 इस प्रकार से ये कन्वर्ट करके रखता है। अर्थात दो न्यूट्रॉन के बीच में भी पाई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, पाई मेसोन पार्टिकल, और दो प्रोटॉन के बीच में भी पार्टिकल ये पाई मेसोन एग्जिस्ट करता है, बट दैट मेसोन विल बी द न्यूट्रल मेसोन। यहाँ पर थोड़ा ये गलत निगेटिव यहाँ पर होगा, इसको सही कर सकते हैं, निगेटिव, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी ये मेसोन थ्योरी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस कंप्लीट प्रोटॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो एक्सचेंज हो रहा है, किस प्रकार से ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन्हीं दोनों रिएक्शन को भी हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, जैसे इसको दर्शाया है। अगर हम प्रोटॉन को दिखाएं तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा 1p1 और पाई 0 मेसोन, और इधर की ओर को भी यहाँ पर पाई 0 मेसोन और 1p1, और इसी प्रकार से 0n1 ये न्यूट्रॉन के केस में, और यहाँ पर 0 पाई और 0 पाई 0n1 ये हमारा इस प्रकार से एग्जिस्टेंस होता है। किसी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो हमारे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस के अतिरिक्त ये मेसोन थ्योरी है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियन एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ मेसोन। और ये थ्योरी मेसोन थ्योरी बहुत हद तक इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में बहुत सक्सेसफुल रही है। थैंक यू।